एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा आपने कुछ गलत खाया है जिससे आपका मिसकैरेज हो सकता था। लेकिन मेरी नौकरानी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करता है। मैंने कहा कि मेरा पति तो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। तो नौकरानी कहने लगी कि आज रात आप सोने का नाटक करो, फिर आपको पता चल जाएगा। उसकी बातें सुनकर रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब देखा कि मेरा पति तो। मेरा नाम सुनैना है और मैं एक नर्स हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक खाते पीते अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपने घर में पैसों की कभी कमी नहीं देखी। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है, वो डॉक्टर है। मेरे माता पिता का इरादा था कि मैं एक अच्छी वकील बनूं, लेकिन मेरी उस काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं शुरू से ही लोगों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए एक हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, क्योंकि इससे पैसे भी मिल जाती थी और दुखी इंसानियत की खिदमत भी हो जाती थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मुझे भी उनके इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए फ़ैसला लेने का हक मैंने अपने पिता को दे दिया। जिस दिन मेरी सगाई थी उस दिन मैंने हॉस्पिटल से एक दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं बड़ी तेज़ी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई और उसकी टक्कर हो गई। मैं घबराकर बाहर निकली। उस औरत की पैर पर चोट आई थी और सिर पर भी मामूली सी खरोंच आ गई थी। मेरा घर यहाँ से करीब था, इसलिए मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और उसकी ड्रेसिंग की। इसको पेन किलर वगैरह दे दी। पता नहीं यह औरत कौन थी और इसे कहाँ जाना था। मैं फटाफट से तैयार होकर हॉल में मेरी मंगनी के लिए चली गई। मैं सोच रही थी कि जब तक हम वापस आएंगे वह चली गई होगी, मगर जब हम घर के अंदर वापस आए तो वह हॉल में सो रही थी। माँ ने बहुत ही गुस्से से उसे उठाया, कहने लगी चलो अब तुम्हारी पट्टी वगैरह हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। माँ के उठाने से वह उठकर जाने लगी तो मैंने उसे कुछ पैसे दिए। मेरी इस बात से मेरी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। खैर, मैंने उनसे प्यार से बात की और उन्हें मना लिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी कि मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती थी। वो मेरे पापा के किसी दोस्त का बेटा था। मैंने उसे आज पहली बार देखा था और देखने में वह एक शरीफ आदमी लगता था, इसलिए मुझे माँ और पापा की पसंद पर कोई शक नहीं हुआ। मेरी शादी 2 महीने बाद की तय हुई। मेरी मंगनी के कुछ दिनों बाद की बात है कि जब मैंने हॉस्पिटल में उसी औरत को देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वह वहाँ दवाई लेने आई हुई थी। मैंने उसे अपने पास बुला कर उसका हालचाल पूछा और खुद दवाई लेकर उसे दे दी। वह कुछ दिनों तक वहाँ आती रही। इसी दौरान मेरी उससे अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। फिर उसने आना छोड़ दिया और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। शादी से पहले 2-3 बार मेरी मंगेतर से मुलाकात हुई। तब मैं सोच में पड़ गई थी वह मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा लगता था या फिर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। घर आकर जब मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो मेरी माँ कहने लगी तुम बेकार ही उस पर शक कर रही हो। उसका पूरा खानदान बहुत अच्छा है और शरीफ है। मैंने भी अपनी माँ की बात मानकर सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियों को शादी के नाम पर जो खुशी होती है वह मुझ में कहीं नहीं थी। मैंने बहुत खुश होने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी रोबोट की तरह ही रुखसत हुई जिसके अंदर कोई खुशी नहीं थी। लेकिन मेरे सारे एहसास अपने ससुराल में कदम रखते ही जाग उठे जब मैंने मेरे सामने रस्म करती एक लड़की को देखा और उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह वही लड़की खुशी थी जो मुझसे अस्पताल में मिलती रही थी, वहीं जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था।
मैंने उसे देखते ही उससे पूछा कि तुम यहाँ? वह भी मुझसे यही कहने लगी कि मैं भी आपको यहाँ देखकर हैरान हो रही हूँ। आप इस घर की नई बहू हैं, मैं आपकी नौकरानी हूँ। मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे कहा, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले रस्म कर लेते हैं। मुझे लोग अंदर कमरे में लेकर चले गए। इस घर में जो कुछ हो रहा था वह मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। पहले तो यह बात मुझे खटक रही थी कि बड़े भाई की शादी अभी हुई नहीं थी और छोटे भाई की पहले हो गई थी, और अब मुझे यह पता चला था कि मेरी देवर की 2 पत्नी हैं और यह बात मेरी सास ने छुपा रखी थी। शादी के रात मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की और मेरे पास बैठ गया। यह देखकर मुझे खुशी हुई कि चलो, मेरा पति एक अच्छा और शरीफ आदमी है। मैंने उसे सबसे पहला सवाल खुशी के बारे में किया कि मेरे पति ने मुझे बताया कि वह मेरे भाई की पहली पत्नी है। मैंने हैरानी से उनसे पूछा, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या ज़रूरत पड़ गई आपके भाई को? खुशी का भोला भाला चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा, जिस पर इतना बड़ा जुल्म हुआ था। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं तो 1 महीना पहले ही कनाडा से आया हूँ, इसलिए घर के मामले के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे शौक़ है। अब तुम आ गई हो ना, खुद पता कर लेना। मैं मुस्कराने लगी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद उलझ कर रह गई थी। इस घर के लोगों की हालत क्या समझती, मेरी हालत खुद उलझ कर रह गई थी। मेरी सास और मेरी देवरानी ज़्यादातर खुशी पर जुर्म करती थी। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो बेचारी सुबह सवेरे उठकर घर के काम करने शुरू कर देती थी, मगर फिर भी घर का कोई भी आदमी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी, किसी के आगे अपनी जुबान नहीं खोलती थी। खुशी कहने लगी, मैं तो इस घर में नौकरानी की तरह ही रह रही हूँ, मुझे तो इन सब की आदत हो गई है। खुशी की कहानी सुनकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगी। अब मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को यह सब कुछ पसंद नहीं था, मगर मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जब मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को घर वापस आती तो मेरे लिए गरम गरम खाना लेकर आ जाती। सुबह मेरे कमरे की सफाई भी वही करती थी। मैं अपने शादी के बाद खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा। पता नहीं उनको मुझसे क्या मसला था। छोटी छोटी बातों पर वह मुझसे लड़ने जैसे बहाने ढूंढने लगे। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो वापसी पर मेरे भाई का दोस्त मुझे घर पर छोड़ने आया और इस बात का पता मेरे पति को चल गया तो वह मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। खुशी ने मुझे बताया कि भाभी, तुम्हारी सास ही तुम्हारी पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक मेरी सास ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। फिर वह भला मेरे साथ ऐसा क्यों करती। इन्हीं दिनों मुझे गुड न्यूज़ मिल गई। मेरी सास ने भी मेरी सारी बातें भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उनके ख़ानदान को पहला वारिस देने वाली थी। उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी सास मुझसे कहती थी कि खुशी से दूर ही रहो, क्योंकि वह अच्छी लड़की नहीं है, वही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे खुशी पर यकीन था। वह तो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। इसको मेरी सूरत में उसकी एक दोस्त मिल गई थी जो उससे हमदर्दी जताती थी, जिससे वह पहले दिल की बात भी कर लेती थी। जब मेरे पति को पता चला कि वह पिता बनने वाले हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वह मेरे लिए रोज़ खाने पीने की चीज़ें लेकर आते और मुझसे माफ़ी भी मांगी, तो मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मेरे लिए तो यही बात बहुत था कि मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वो ये थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उन्हें मेरे खिलाफ किया था, खुशी ने या मेरी सास ने।
क्योंकि खुशी तो पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मुझे यह राज भी पता चल जाएगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन था। अब मेरा पति मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। घर का माहौल भी इस खबर से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। मगर मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि खुशी कुछ परेशान सी रहने लगी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ही फीके अंदाज में दी थी। मैं उस पर शक करने लगी कि कहीं मेरी सास ठीक तो नहीं कह रही थी। अब मैंने खुशी पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी, मगर वह मेरे खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर रही थी और ना ही मैंने उसे कभी अपने पति से कोई बात करते हुए देखा था। एक दिन मैंने खुशी से पूछ लिया कि क्या बात है खुशी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो कहने लगी कि भाभी, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे लिए क्यों परेशान हो? कहने लगी कि छोड़ो भाभी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं सोचती ही रह गई कि आखिर क्या बात है, यह इतनी सीरियस बात क्यों कर रही है। इसी बीच में मेरे साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। वह तो ऊपर वाले का शुक्र था कि मैं हॉस्पिटल में ही थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुमने कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज होते होते बचा है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो वही सब खा रही थी जो मेरा पति या खुशी या फिर मेरी सास मुझे लाकर देते थे, और इन तीनों पर शक करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने जब से मेरी प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी, तब से वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वह तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरा देवर और देवरानी भी हमेशा अपने कमरे से काम रखते थे। वह भी ऐसा नहीं कर सकते थे। किसने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मुझे एकदम खुशी की बात याद आने लगी। उसने कहा था कि वह मेरे लिए ही परेशान है। फिर उसने मुझसे एक बार यह भी कहा था कि भाभी, आप अपना ख्याल रखा करो। तो मैंने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और मेरे साथ यह हादसा होते होते बचा। मैं अपने घर चली गई और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं जाते ही खुशी के पास गई और उसे पूछने लगी कि तुम क्या कह रही थी? मेरे साथ कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है? मैं सोच रही थी कि वह मेरी सास पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, या फिर अपनी सौतन या दूसरी देवरानी का नाम लेगी। मगर उसने जिसका नाम लिया वह सुनकर मुझ पर आसमान टूट पड़े और मैंने उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जैसे मुझे उसकी बात पर यकीन ना आ रहा हो। वो कहने लगी कि भाभी, आपका पति ही आप पर जुल्म करता है। मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वह मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। खुशी मुझसे कुछ कहने ही वाली थी कि मैं गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आई। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो इतना खुश है और मेरी इतनी देखभाल भी करता है, मुझसे इतना प्यार करता है। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुशी की बात पर भरोसा नहीं किया और उससे बातचीत करनी ख़त्म कर दी। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल जाने लगी तो वह कहने लगी कि भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच यही है, आपका पति ही है जो आप पर जुल्म करता है। यह जो आपकी इतनी देखभाल करता है, वह सब कुछ एक नाटक है। उसे यह बच्चा नहीं चाहिए। मैंने खुद उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि भाभी, मेरी बात पर यकीन करो, मैं हरगिज़ भी झूठ नहीं बोल रही। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। उसे मेरे पति के खिलाफ बोलकर आखिर क्या मिलेगा? उसका क्या फ़ायदा होगा हम मियाँ बीबी को लड़वाकर? मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने पति पर नज़र रखूँगी। अब मैंने अपने पति की हर हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वह क्या करता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है,
मैंने उसकी सब बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चला जिसके बलबूते मैं उस पर कोई शक करती। वह इसी तरह मेरी देखभाल करता था, मेरे लिए रोज़ नई से नई चीज़ें खाने के लिए लाता था, यहाँ तक कि उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए अभी से शॉपिंग करनी भी शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। उसका फ़ोन भी चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। शायद खुशी को ही गलतफहमी हुई होगी, वो बिला वजह ही शक कर रही है। मैंने उसे सख्ती से कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ तुम मुझसे कोई भी बात मत करना, मैं तुमसे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं सुनूं। मैंने उसे बहुत गुस्से में यह बात कही थी। वो रोने लगी और कहने लगी कि भाभी, तुम तो घर में आने से पहले मुझे जानती हो, मेरी आदत को अच्छे से जानती हो। मैं तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों करूँगी? मैं सच कह रही हूँ, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करना, आज रात सोने का नाटक करना, तुम्हें अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने पर यह भी कर लेती हूँ। रात को अपने पति के आने से पहले मैं लेट गई। उसने रोज़ की तरह ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाया और मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, जैसे मेरे साथ रोज़ होता था। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जग रही थी ताकि मैं अपने पति का राज जान सकूँ। कुछ देर ही हुई थी कि अचानक मेरी तो जान ही निकल गई जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखा। उसने इंजेक्शन से वह दवा पानी में इंजेक्ट कर दी। मेरी आदत थी, मैं रात में अक्सर उठकर पानी पीती थी। उसने अपनी पानी में वह दवा इंजेक्ट कर दी और सोने के लिए लेट गया। मैं जाग रही थी और हैरान हो रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव किया और कहने लगा कि हाँ, मुझे याद है, सुबह 10:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार कर रही थी और जब मुझे लगा कि मेरा पति सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और डस्टबिन से इस इंजेक्शन की डिब्बी को निकालकर उसका नाम पढ़ा तो मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। यानी खुशी जो कह रही थी वह सब कुछ सच था। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। वह ऐसी दवाई थी जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से मैं इस बच्चे को खो देती। एक बाप आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? इतना जालिम कैसे हो सकता है? एक मासूम की जान ले ले जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। मुझे विश्वास होने लगा कि वह रोज़ मुझे सोने के बाद यही दवाई देता है। क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और औरत है? यही वजह हो सकती थी, वरना वह मुझे धोखा क्यों देगा? कौन है आखिर वह औरत? यही सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने 10:30 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करके पता कर लूँगी कि वह किससे मिलने जा रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले खुशी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ पता चला? मैंने अफसोस के साथ हाँ में सर हिला दिया और उसे कहने लगी कि वह पता नहीं मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहा है। यह खुशी एकदम से बोल पड़ी कि भाभी, किसी औरत का चक्कर लगता है, क्योंकि मैंने उन्हें अक्सर फ़ोन पर बातें करते हुए देखा है। आपको तो पता है मैं काफ़ी रात तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद वह लॉन में आकर घंटों तक फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था आप चौकन्ना रहें। मैं समझ गई थी कि अब मुझे क्या करना है। यह औरत का ही चक्कर था। 10:30 बजे से पहले जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। वह एक रेस्टोरेंट में गया। जिस टेबल की तरफ वो गया वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर अपना हाथ हिलाया। यह सब देखकर मेरा दिल टूट गया था कि मेरा पति एक धोखेबाज आदमी है। मैं इन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा पति हैरान होकर मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ? मैंने अपने पति को इग्नोर करते हुए इस लड़की की तरफ देखकर उससे कहा, तुम जानती हो कि यह आदमी शादीशुदा है? वो डर कर
सर हाँ में हिलाकर कहने लगी, मैं जानती हूँ। मैं चीख कर उसे कहने लगी, तुम्हें फिर भी मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा पति घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और रोते हुए वहाँ से घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खुशी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ दिनों के लिए नाराज़ होकर अपने घर चले जाना चाहिए। आपके पति को भी तो पता चले और वह आपसे माफ़ी मांगे। मैं अपने कमरे में आई और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपने घर चली गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे मनाने ज़रूर आएगा, मगर 2 हफ्ते गुजर गए थे लेकिन किसी की कोई खबर ही नहीं थी। मैंने भी गुस्से में उन्हें फ़ोन नहीं किया। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह बहुत बुरा था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह गलत होने के बावजूद मुझे लेने क्यों नहीं आया। जब भी मेरी खुशी से बात होती और मैं उससे वहाँ के बारे में पूछती तो वह मुझसे यही कहती कि भाभी, अभी यहाँ मत आना, यहाँ की हालात बहुत ख़राब हैं। उसकी बात सुनकर मैं जाते जाते रुक जाती। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अपनी कज़न के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी पर हम दोनों को भूख लगने लगी तो वह कहने लगा कि चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। वहाँ बैठकर जैसे ही मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे अपना पति नज़र आया। वो खुशी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। यह मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपना फ़ोन निकाला और खुशी को फ़ोन मिलाया। मैं जानना चाहती थी कि वह मुझसे सच बोलती है या झूठ, क्योंकि उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। जब मैंने उससे पूछा कि खुशी तुम कहाँ हो, तो कहने लगी, भाभी, आपके पति से आपके बारे में बात करने बाहर आई हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया और मैं खुद पर शर्मिंदा होने लगी कि मैंने क्यों खुशी पर शक किया। मैं अपने पति के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से उठ गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 1 महीना गुजर गया था मगर ससुराल वालों की कोई खबर नहीं थी। माँ ने मशवरा दिया कि एक बार खुद जाकर देखो कि वहाँ पर चल क्या रहा है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जाती। मम्मी ने कजिन को बुलवा के, जाओ बहन को छोड़कर आओ। मैं उसके साथ अपने घर में गई। घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने खुशी के हाथ पकड़े हुए थे और वह कह रहे थे कि तुम अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने तालियां बजाई और कहा कि मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ चल रहा था। अपने पति से ज़्यादा हैरानी मुझे खुशी पर हो रही थी कि वह कैसे मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ कर रही थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। वह मुझे देखकर बेहद घबरा गई। वह मेरे पास से निकलकर बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुमने ही शुरू किया है। अब सच्चाई बताए बिना कहाँ भाग रही हो? शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरों से निकल कर आ गए। मैंने कहा, पूछिए इस खुशी से मेरे पति के कमरे में उसके हाथ में हाथ दिए क्या कर रही थी। खुशी अब ठीक से खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा, यह अभी तुम्हें तलाक दे देगा। मैंने भी उससे कहा कि अभी इस हालात में तलाक नहीं हो सकती और तलाक तो मैं खुद लूँगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहूँगी कि मेरा घर खराब क्यों किया। मेरा पति गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारा घर खुशी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे इस आशिक की वजह से बर्बाद हुआ है जिसके साथ तुम इस वक्त खड़ी हो। उसने मेरे साथ आए कजिन को देखकर कहा तो मैं दंग रह गई कि वह क्या कह रहा था, ऐसे कैसे सोच सकता था। मैंने एक नज़र उसको देखा और अपने कजिन का हाथ पकड़कर कहा कि जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वह मेरा भाई है। सुनकर मेरे पति ने बेयकीनी से खुशी को देखा जो नज़रें चुरा रही थी और कहने लगा, मगर खुशी ने तो कहा था कि
अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था। सास ठीक कहती थी, वो खुशी ही थी जो शुरू से इस खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा, यह आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ करती रही। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। उसने कहा था कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। खुशी की तो हालत ही खराब हो गई थी। वह सोच रही थी कि किस तरह यहाँ से भागकर चली जाऊं। मेरी सास आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी है, जवाब क्यों नहीं देती कि यह सब तुमने क्यों किया है। वह एकदम जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि हाँ हाँ, मैंने यह सब कुछ किया है। इस सारे खेल के पीछे मैं ही थी। अपने साथ नाइंसाफियाँ होते देखती आ रही हूँ। मैं बचपन से ही अमित को पसंद करती थी, मगर यह कनाडा चला गया। इसके आने के बाद इसकी शादी तुमने करवा दी। मैं इसे अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ बता ही ना सकी। वही तो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। जब सब लोग मेरे खिलाफ होते थे तो वो एक वही था जो मेरी हिमायत करता था। इसलिए अब यह मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। सास ने मुझे मंगनी पर ले जाने से भी मना कर दिया। उसी दिन से मैंने सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। मुझे कैसे इस लड़की को इस घर से निकालना है। मैं मंगनी वाले दिन जानबूझकर इसकी गाड़ी से टकराई थी ताकि इन दोनों की शादी से पहले हमारी अच्छे से जान पहचान हो जाए और वह मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगे। जैसे ही सुनैना दुल्हन बनकर इस घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। अमित को भी इसकी पत्नी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। अमित मेरी बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसका मूड अपनी पत्नी की तरफ से खराब रहने लगा। मैंने इससे कहा कि तुम्हारी पत्नी अपने कजिन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह तुम्हारे साथ खुश नहीं है। जल्दी ही मैं इसको इसकी पत्नी के खिलाफ इतना चढ़ा देती कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता। लेकिन इससे पहले ही सुनैना की प्रेगनेंसी की खबर मिल गई। अब वो अपने बच्चे की खबर सुनते ही यह सब कुछ भूल गया और अपनी पत्नी पर पहले की तरह भरोसा करने लगा। यह देखकर मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है। इसलिए अब मैंने सोचा पत्नी को उसके पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने सुनैना से कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मैंने बीच में 1-2 बार इसे गलत दवाई भी खिलाई थी ताकि इसका बच्चा मर जाए और इसका पति गुस्से में इसे छोड़ दे, लेकिन ये बच गई। एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन अमित को दिया और उससे कहा कि यह रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना, डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी तरफ मेरे कहने पर सुनैना उस दिन जागती रही और अपनी आँखों से अपने पति को वह इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया और उसका शक पक्का करने के लिए अगले दिन मैंने अपने दोस्त को अमित से मिलने के लिए भेज दिया और कह दिया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है। मैं जानती थी कि सुनैना अपने पति के पीछे ज़रूर जाएगी और यही हुआ। अपने पति को एक गैर औरत के साथ देखकर वह घर छोड़कर चली गई। अब मेरा काम शुरू हुआ और मैंने हर मुमकिन कोशिश की अमित उसे लेने ना जाए। मैंने अमित से कहा कि तुम्हारी पत्नी कहती है कि वह तुम्हें डिवोर्स देकर अपने कजिन से शादी कर लेगी। मैंने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी और वह भी मेरी तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अब फिर से तुम लोगों ने मेरा सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। सारे घर वाले को खुशी की असलियत पता चल गई थी और मेरी सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर रह रहा है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।